स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की में एक बार फिर। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की, जो जंग फिर शुरू हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन हाई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के 170 से ज्यादा जगहों पर हवाई हमले किए हैं पिछले 2-3 दिनों में। ईरान का दावा है कि बुशहर और चाबहार पर भी अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। यहां उनके न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वो बताते हैं कि यहाँ प्लांट बने, वहां पर भी बॉम्बिंग हुई है, ये बताया जा रहा है। और जवाब में ईरान ने बहरेन और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर फिर से एक बार मिसाइलें दागी हैं। जॉर्डन पर भी इस बार हमला किया है उसने, और कतर तो मीडिएटर था इनकी और अमेरिका के बीच में, उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ईरान के खिलाफ ट्रंप लेकिन बहुत आक्रामक हैं और वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ विवाद का समाधान बातचीत से अब नहीं होगा, केवल युद्ध से ही अब तय होगा। तो ट्रंप ने अभी तक लग रहा है उनकी बातों से कि मन बना लिया है कि इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। और वो तरह तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर स्कम, दे आर सिक पीपल, मक्कार लोग हैं, झूठे लोग हैं, ले आर लायर्स, कमरे में कुछ कहते हैं और ज़मीन पे कुछ करते हैं। तो जो ना कहें वो कम ट्रंप इस वक्त ईरान के लिए। और वो कह रहे हैं कि भाई मेरा विश्वास तो उठ चुका है बातचीत से, हाँ मेरे लोग अगर बात करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा। और उसके बाद से लगातार वॉर हो रही है। इस बीच में आयतुल्लाह खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है और ईरान ने उसके बाद भयानक हमले की चेतावनी दी है। और इससे साफ है कि यह युद्ध अब दुनिया को अपनी चपेट में लेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बयान मैं आपको सुनाता हूं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कह रहे हैं कि सीज फायर तोड़ा ईरान ने, पहली जब उसने जहाज़ों पर हमले किए थे। और वो ये समझ ले कि हम वो देश नहीं है कि वो हमला करे और फिर हम उसके पास बात करने के लिए जाएंगे। वो हमला करेगा तो हम कई गुना तगड़ा हमले से उसका जवाब देंगे। बातचीत से हम पीछे नहीं हटे, ये समझौता ईरान ने तोड़ा है। इसमें मैं आपको एक जो बात कर रहे हैं लोग, वो चर्चा की लायक है, वो बताता हूं। एक तस्वीर अगर है हमारे पास तो दिखाइएगा। भी मुझे बताया टीम ने कि जहां कल उनको दफनाया गया है खामेनेई साहब को, उस जगह पर जितने लोग जमा थे वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे ट्रंप के और नारे लग रहे थे, वी विल किल ट्रंप, अंग्रेजी में हम ट्रंप को मारेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एक हफ्ता उनके अंतिम संस्कार के अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं, तो देश के अंदर जो है एंटी अमेरिका या अमेरिका के लिए नफरत वो अपने पीक पर है। भाई ईरान में इस सत्ता के समर्थक वर्ग, और वो बहुत बड़ा वर्ग है, उनके लिए तो उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन है ना, जब आयतुल्लाह खामेनेई को 28 फरवरी को बॉम्बिंग में मार दिया अमेरिका ने, इजराइल ने। तो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो अभी थोड़ा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है ईरान, ये उस पब्लिक सेंटिमेंट को कुछ शांत करने के लिए है कि हाँ हम भी जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो, हमारे भी लीडर थे जिनको मारा है, और ऐसे ही हम बातचीत में सब कुछ नहीं सॉल्व कर लेंगे, हाँ हम दिखाते हैं, इनको दम दिखाते हैं। क्या एक वजह ये हो सकती है? ये अगर ऐसा है तो अच्छा है, क्योंकि यहां से वापस आने की गुंजाइश है कि अभी कर लो थोड़ी देर ताबड़तोड़ जो करना है और उसके बाद फिर वापस आ जाओ बातचीत पर। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक तो जो पूरे 8-10 दिन हुआ खासतौर से, एक तो वो नाराज़गी वाजिब भी है, और जो माहौल है, जो स्थितियाँ थी, उसमें इसको आप बढ़ा भी सकते हो, उस भावना को कि भाई अमेरिका के खिलाफ नाराज़गी को दिखाया जाए, वो सारा है। और जो परसों हुआ था, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ईरान ने जिस तरह से हमला किया था, उसके बाद अमेरिका का ये रिएक्शन, आप जायज़ नाजायज़ कहे कि ना कहे, लेकिन संभावित था ही क्या हो रहा है। और मुझे लगता है अब ये दोनों बातें ख़त्म हो गई है, फिर से एक बातचीत के ट्रैक पर फिर से शुरू होगा, इसकी संभावना मुझे लग रही है अब भी। देखिए, बातचीत की संभावना हमेशा ही बनी रहती है, और ट्रंप साहब ने भी जो करना था कर दिया, उन्होंने भी जो करना था कर दिया। अब ये खामेनेई वाला जो पूरा था हिस्सा, वो भी ख़त्म हो गया है। हो सकता है कल ना हो, लेकिन अगले हफ्ते 10 दिन में इस पर बातचीत का एक नया दौर शुरू होगा, और फिर बात होगी कि, और वो होगी बातचीत शुरू जब ट्रंप साहब का कोई एक नया सुंदर बयान फिर आए। बातचीत तो कर रहे हैं वो लोग, पीछे से तो बातचीत हो रही है, लेकिन वो फिर से बातचीत होगी। ट्रंप बहुत एक अग्रेसिव लोग। सर, एक ट्रंप की खबर दिखा करके आता हूं, बस जुड़ी हुई खबर है। ट्रंप एक बात नई कहना शुरू कर रहे हैं आजकल, 2-3 बार कह चुके हैं उस बात को वो पिछले 2 दिनों में, कि ईरान मेरी हत्या करना चाहता है। कभी नहीं कहा था उन्होंने इससे पहले। अब वो कह रहे हैं ईरान मेरी हत्या करना चाहता है और मैं उनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 हूं, और मैं तो बस चल रहा हूं किसी तरीके से, नहीं तो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। ये बार बार उनका स्टेटमेंट देना क्या बता रहा है? इसमें भी एक इजरायली एंगल निकल के आया है, वो ये, अब ये जो राउंड शुरू हुआ है इनके बीच वॉर का, सेकंड राउंड, इसके पीछे भी कुछ लोग इजराइल को देख रहे हैं कि ये कोई टिप जो है, कोई खबर इजरायली इंटेलिजेंस ने अमेरिका को दी है कि ईरान आपकी हत्या की साजिश कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसके पीछे भी इजराइल है कि भाई किससे बात करिए। ये देखिए, इस पोस्टर की मैं बात कर रहा था, बिल्डिंग्स पर लगा रखे हैं, वी विल किल ट्रंप। ये उस शहर में जहां पर आयतुल्लाह खामेनेई को जो है वो दफनाया गया है। तो ये भावना प्लस इजराइल, ये तो
ये तो ईरानियों को भड़काने के लिए, मतलब वो इतने वो नाराज हैं। दूसरी तरफ ट्रंप को लगता है ये मेरी हत्या करेगा, और क्या उसमें इजराइल ने भी कुछ आग में घी डाल दिया है? देखिए, इजराइल तो चाहता ही था कि ये युद्ध पुनः शुरू हो। इजराइल जो है वो शांति समझौते के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन जब लास्ट जिसे राइट्स से और फेयरवेल की बात कर रहे हैं, जहां दफनाया जा रहा था, वहां जो जनता आई थी, वहां भी ये नारों से ये गूंज उठा था कि हम अमेरिका को, ट्रंप को मारेंगे। तो स्वाभाविक है कि अब जो है वो अपने पीक पर ये पहुंची हुई है। ईरान के अंदर जो है वो अमेरिका ये के नफरत, घृणा अपने पीक पर है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझिए कि ईरान जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने उसे टेरिटरी का हिस्सा मान रहा है। और यहां तक कि उसका मानना है कि ओमान के तरफ से भी जो है, आप छोड़िए, आपकी सीमा से सटी हुई एरिया से यदि जहाज गुजर रहे हैं तो बात समझ, अब जो जहाज आ रहा था वो ओमान की सटी हुई एरिया से आ रहा था। वो बड़ा छिछला समुद्र है। उस समुद्र में आपको थोड़ी सी भी यदि आप गलती करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके जहाज स्टक करें, और कई जहाज स्टक कर गए हैं। ऐसी स्थिति को भी उसे बर्दाश्त नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो एक टेररिस्ट स्टेट की तरह बिहेव करने की है। नहीं, और ईरान इस वक्त बिल्कुल इर्रेशनल है, इर्रेशनल। और मुझे लगता है कि वो किस भरोसे कर रहा है, वो इस भरोसे कर रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना ने उसको समर्थन पीछे से दे रखा है। चाइना के जहाज को बिना टोल टैक्स के आने देगा, और दुनिया के बाकी सारे जहाजों का अपडेट दे दूं आपको, क्योंकि वॉर का नुकसान ये उसकी मंशा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे असर दिखाई दे रहा है। 130 जहाज पर डे गुजरते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नॉर्मली, जब जंग नहीं थी। ये घट करके इक्का दुक्का 2-4 शिप पर आ गया था। एक वक्त तो 0 भी हो गया था वॉर में। फिर उसके बाद ये बढ़ करके 70 हो गया। अभी सीज फायर के दौर में 70 जहाज पर डे आने लगे, मतलब नॉर्मल के आधे पर तो पहुंच ही गए थे। अब जब से ये 2 रोज से शुरू हुआ है, ये संख्या घट के 30 हो गई है। पर डे 30 जहाज वहां से निकल रहे हैं। तो फिर अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, ट्रंप का एक बयान मैं आपको सुना देता हूं। वो वी विल किल ट्रंप के पोस्टर आपने देखे, और ट्रंप ये मानने लगे हैं कि हाँ, ईरान मेरी हत्या करना चाहता है। I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number one on. I like being number one on TikTok better. But I'm number one on the list for killing. मैं सोचता था इस आदमी में कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, लेकिन कह रहा भाई नंबर 1 बनाना है, टिकटॉक पे नंबर 1 बनाओ मुझे। तुमने मुझे हिट लिस्ट पे नंबर 1 बना दिया। लेकिन आप ऐसे सोचिए, कह रहे हैं दे आर लवली पीपल। 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट ट्रंप के हो चुके हैं। 3 बार शुद्ध असैसिनेशन अटेम्प्ट। एक बार तो कान को छू के गोली निकली, दूसरी बार शूटर पकड़ा गया, तीसरी बार ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के डिनर में थे, वहां पर वो शूटर पहुंच गया था। और एक बार वो जो ईरानी एक आदमी, वो पाकिस्तानी पकड़ा गया था, पाकिस्तानी पकड़ा गया जो साजिश कर रहा था अमेरिका में बैठ के मारने की। और अब ये टिप मिल गई है। तो ट्रंप को अगर लगे कि यार ये तो मुझे जान लेना चाहता है, तो वो क्यों युद्ध नहीं करेगा? नहीं, तो ऐसा तो नहीं कि कोई पहली बार ही ट्रंप भाई, क्या यूक्रेन नहीं चाहता कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन मारे जाए? क्या ताइवान नहीं चाहता होगा शी जिनपिंग मारे जाए? भाई, जो दुश्मन देश है उसको तो लगता है कि उसका सुप्रीम लीडर मारा जाएगा तो उसको सहूलियत होगी। तो ट्रंप के पहले जितने अमेरिकी राष्ट्रपति रहे वो ईरान के निशाने पर रहे होंगे। ट्रंप साहब जरूर ये कह रहे हैं, लेकिन क्या ईरान की इतनी हैसियत है क्या कि वो ट्रंप को आके अमेरिका में मार दे, या ट्रंप कहीं जाए उसको मार दे? ईरान भी जानता है कि उसके लिए संभव नहीं है। ईरान का अगर बस चलेगा तो पहले नेतन्याहू को मारेंगे, ट्रंप को नहीं मारेंगे। उनको टारगेट में तो पहले नेतन्याहू रहेगा कि उसको पहले मारा जाए। और ट्रंप की जो सुरक्षा है, दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति की ताकत, देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा है, और अभी ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ जिसमें अचानक की बात कहनी शुरू करी है ट्रंप ने। ट्रंप साहब कुछ भी कह सकते थे। अभी 3 हमले उनके ऊपर हुए, क्या तीनों में से किसी में भी ईरान का लिंक निकला कि ईरान इसके पीछे रहा है? वो जो पाकिस्तानी पकड़ा गया उसके पीछे तो ईरान था। नहीं, पाकिस्तानी था ना, उसके पीछे ये कि ईरान का डायरेक्ट लिंक उसके अंदर निकला नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी ईरान के अंदर नफरत अमेरिका को लेकर, ट्रंप को लेकर है, तो निश्चित रूप से उनको लग रहा हो कि हमला किया जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी और बढ़ने वाला है मामला लेकर। ट्रंप को कोई किसी बहाने की जरूरत नहीं है ईरान से दोबारा लड़ाई शुरू करने के लिए। वो चाहे तो कभी भी कर ले। जरूरत नहीं है। अब ये पता नहीं बात कहां से निकली, क्या इजराइल ने इनको बताई? सर सुनिए, युद्धपोत ये जो वेसल्स है उस पर अटैक करके ईरान ने एक मौका दे दिया है। मैं बिल्कुल, और नेटो वो प्रोवोकेशन, वो जायज प्रोवोकेशन था ईरान की, अमेरिका के लिए। आगे मैं आपको नेतन्याहू की बात सुनाऊं। नेतन्याहू एक बात कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका पर हमारी इतनी निर्भरता ठीक नहीं है,
कि हम अपने रक्षा उत्पादनों के लिए, मिसाइल्स के लिए, हमें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की इतनी ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने कहा मैं धीरे धीरे उसको कम करूँगा। इंडिया का नाम वो बार बार ले चुके हैं। इंडिया 1.5 अरब लोगों का देश और वहाँ मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। तो अब उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया एक इंटरव्यू में इंडिया को लेकर के। उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग और रिश्ते बनाना चाहते हैं, और फिर उन्होंने कहा इसी कड़ी में हम इजराइल को भारत के करीब लेकर के जा रहे हैं। בזירה העולמית, לייצר ביטות חדשות, לפתח יחסים, מערכות יחסים חדשות, למשל, כפי שאני עושה כרגע עם הודו. ולכן, זה מה שאני חושב שנחוץ כדי להיות ראש ממשלת ישראל, אבל לא אני קובע. और पता नहीं ये बात कितनी, क्योंकि इसकी डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास कैपेसिटी है, तो ये माना जाता है कि उनकी टेक्नोलॉजी से भारत में जो है बड़े स्केल के ऊपर डिफेंस प्रोडक्शन किया जा सकता है। पहले भी 2 दिन पहले भी भारत को लेकर पॉजिटिव एक बड़ा स्टेटमेंट हमेशा लगातार दे रहे हैं। नहीं, देखिए डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, स्पाइंग में, इन सब में दोनों देशों के बीच बहुत शानदार कोलैबोरेशन की गुंजाइश है। लेकिन इससे भी बड़ी एक चीज है जो दोनों को जोड़ती है, दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं, दोनों इस्लामिक टेररिज्म से पीड़ित हैं। जो नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक भारत के जरिए उसकी एक्सेस होती है दुनिया के उस हिस्से में जिसको बार बार कहा जाता है ना कि वो एक थोड़ा रेशनल तरीके से खड़ा होता है किसी भी मसले पर, किसी एक देश के साथ किसी मुद्दे पर जो बात करता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो या दूसरी वजहों पर। नेतन्याहू को भारत का साथ इस वक्त ज्यादा चाहिए, लेकिन भारत के लिए क्या है, भारत जिस तरह के थ्रेट्स हैं उसके सामने और जिस तरह की जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में अमेरिका जो कर रहा है, उसमें नेतन्याहू जैसा या कहें कि इजराइल जैसा एक पार्टनर हो तो उसको और ज्यादा सिक्योर, एक तरह से कहें कि सेफ एंड सिक्योर जो पैसेज में जाता है वो उसको मिलता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आप नोट किया आपने, ये जो पिछले 3 दिनों से लड़ाई चल रही है इसमें इजराइल नहीं आया अभी तक इजराइल ने ईरान पे हमला नहीं किया, ईरान ने इजराइल पे हमला नहीं किया। खबरें ये लोग अंतर्राष्ट्रीय जानकारी लिख रहे हैं कि ईरान नहीं चाहता कि इस राउंड में एंगेज किया जाए इजराइल को, क्योंकि इजराइल वहां बैठा है, इजराइल ज्यादा नुकसान करता है। वो अभी फिलहाल इजराइल को नहीं लाना चाहते उस युद्ध में, और इजराइल ने भी ये कहा है कि भैया हम तो तभी आएंगे ना युद्ध में, या तो अमेरिका हमसे कहे कि चलो साथ में, या फिर हमारे ऊपर डायरेक्ट हमला हो। तो ईरान जानबूझ के इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। और वो अभी एक तो अभी वाला जो हिस्सा है ना, इसको थोड़ा सा इमोशनल तरीके से समझिए। जो कामनई वाला जो अंतिम संस्कार का मसला था, इस समय अमेरिका को लेकर वो जो भावनाएं हो सकती थी वो उसको एक्सप्लॉइट भी करना चाहता है अपने देश में। उससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि जो रिजीम चेंज करना और एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो भावनाएं होती हैं उसको दबाने में भी मदद मिलती है अंदर की, यदि राजनीति के तौर पर देखें। और वो इस समय सबसे ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है ट्रंप के खिलाफ, ईरान के, और उसमें ईरान को अमेरिका से लड़ने में उतनी दिक्कत नहीं। ईरान क्या अंदर से, आपको क्या लगता है, उस जो एस्टैब्लिशमैंट वहां पर है वो युद्ध ही चाहती है? वो अब इस स्थिति में आ गई। कल भी मैंने कहा था कि अब वो जो है पेजेश्कियान और वो सब लोग नहीं, इवन IRGC के ऊपर भी जो मोस्ट रेडिकल लोग हैं वो उसको पूरा नियंत्रण कर रहे हैं। तब IRGC भी नहीं चाह सकती कि इस युद्ध को रोका जाए। मतलब चाहने का मतलब कि वो चाहे तब भी ऐसा नहीं हो सकता। इस समय बहुत ज्यादा रेडिकल, सबसे हार्डकोर रेडिकल कट्टर लोग इस वक्त ईरान में पावर में तो फिर ये तो कहिए, इसको तो ऐसे कहिए कि इसका मतलब मुश्तबा खमेनी नहीं चाहता। पता नहीं, मुश्तबा खमेनी भी उस पर दबाव में है कि क्या है। और वो तो कल आ रहे हैं, कल शोक सभा का मतलब वही नेतृत्व करने वाले, खबर ये आ रही है कि मुस्तफा कल शोक सभा होने वाली है शनिवार को, सार्वजनिक तौर पर बाहर आएंगे, वो सार्वजनिक तौर से कल बाहर आने वाले हैं। मुस्तफा जो गढ़ शहर में होने वाली शोक सभा, तो ईरान की सबसे बड़ी मुस्तफा करने वाले, अगर कल वो सार्वजनिक रूप से आ गए और उसका मतलब वो ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब पर्दे के पीछे वो अभी सबसे बड़ी खबर तय कर रहे हैं। चलें, अगली खबर मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में हमने आपको बताया बुरे हाल हैं। कश्मीर में POK में उन्होंने अभी 3-4 दर्जन लोगों को मारा। अभी बलूचिस्तान में एक हफ्ते में उनके 42 से 45 लोग मारे गए, सेना की और पुलिस की। इसकी पुष्टि की वहाँ की सेना के प्रवक्ता ने, हमने कल आपको उनका बयान दिखाया था। फिर बारी थी शहबाज शरीफ की, प्राइम मिनिस्टर की। शहबाज शरीफ ने फिर एक बार जो है भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में क्लियर कर दिया कि वो भारत की बात कह रहा है। मशरिकी मुल्क, हमारा पड़ोसी, मतलब भारत, ईस्टर्न हमारा नेबर हम ही हैं, उनके पूर्व में हम हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो ये पड़ोसी है ये सब कुछ करा रहा है। वो TTP को कहते हैं फितना अल खवारिज,
और BLA को कहते हैं फितना अल हिंदुस्तान। तो क्योंकि अभी BLA वालों ने किया तो उन्होंने भारत की तरफ उंगली उठाई कि इनको सारी फंडिंग, पैसा, इंटेलिजेंस ये सब भारत दे रहा है। अब ये तो उसको कह रहे हैं क्योंकि हालात इतने बुरे हैं, मतलब दर्जनों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस मारी जाएं एक हमले में, एक हफ्ते के अंदर इतनी जगह तूफान मचा हो, तो भाई कोई तो बहाना चाहिए। उनका कहना है कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वो फितना शब्द जो है ना, वो अरबी का शब्द है, वो कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूज़ हम उसको करते हैं और बड़ा इसका प्रयोग किया गया है। कुरानिक किए में इंजंक्शंस में भी शब्द का प्रयोग आता है। उनका कहना है कि भाई ये दोनों ये काम जो है वो जैसे हमारे यहाँ हम भी कर देते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ भी होता है तो हम सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान की तरफ ही हमारी आंखें जाती है। तो आजकल तो उनका पहले जब बलूचिस्तान में होता था तो उनको वो मानते थे कि ईरान की तरफ से भी हो रहा है, लेकिन अब वो मानते हैं कि चूंकि ईरान जो है वो बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में दखल लेने नहीं दे रहा है। ईरान जानता था कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी अपीवल्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा है, या भारत कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करता है, मदद करता है, फाइनेंशियली मदद करता है या आर्म्स मुहैया करा करके कहीं ना कहीं से कर रहा होगा। एक बार दिखाया था ना इन्होंने, जो लोग कुछ मारे गए थे वहां BLA के लोग, तो उन्होंने कहा देखो ये 20-20 लाख की राइफलें इस्तेमाल करते हैं, इतना तो हमारा सिपाही नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही है। तो कोई ना कोई तो उनको आर्म सप्लाई करता ही होगा ना, चाहे जहां से भी हो। तो पहले तो ईरान भी सप्लाई करता था, अब ईरान चाहता ही है कि उससे जो एडजेसेंट एरिया है वो ईरान का हिस्सा बन जाए। हम चाहते ही है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा बन जाए, और अफगानिस्तान चाहता है कि वो उसका हिस्सा जो है वो उसका हिस्सा उसके साथ लग जाए, वो जो पश्तून बेल्ट है, पश्तून वाला जो बेल्ट है। तो स्वाभाविक है कि ये तीनों एरिया वैसे जगह हैं जहां पर कोई ना कोई एक विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तान मान करके चलता है, हमेशा जब कुछ ऐसा होता है तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर नहीं बात करता है, वो हमेशा हिंदुस्तान तुमसे देश संभाल नहीं रहा अपना। स्वाभाविक है। वो देखिए जिस प्रकार से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो राशन को लेकर के है, गेहूं को लेकर के है, पहली बार सब्जी को लेकर के है, आम दवा को लेकर के है, मेडिसिन को लेकर के जिस प्रकार से वहां पर एक भूचाल पैदा हुआ है, एक असंतोष पैदा हुआ है, इनका अपना पैदा किया हुआ नहीं हुआ है, संभाल रहा है। प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया था वो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे की जो हाईलाइट रही है वो है यूरेनियम को लेकर हुआ समझौता। 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया था, और ऑस्ट्रेलिया का कहना यह था कि भारत न्यूक्लियर क्या सर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT कि इसका वो पार्ट बने, दस्तखत करे। भारत ने NPT पर साइन नहीं किया, हमने आज तक साइन नहीं किया है। फिर 2014 में समझौता हुआ, UPA काल में भी समझौते हुए थे, 2014 में समझौता हुआ, फिर वहां से ये राह खुल गई कि ठीक है हम यूरेनियम वो हमको देगा। हम यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए करते हैं, हमारे यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं सिविल एनर्जी के लिए, और हम अपनी जितनी बिजली उत्पादन है उसमें न्यूक्लियर का शेयर जो है बहुत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अपना यूरेनियम चाहिए। पूरे ऊर्जा का 3% जो है वो हम न्यूक्लियर एनर्जी। अब इस पर देखिए इसमें विवाद क्या हुआ। इस पर पहले तो जो क्या कहते हैं जयराम रमेश जी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ये कहा कि भाई इतने उत्साहित ना हो बीजेपी वाले कि सब मोदी जी ने करा दिया। उन्होंने कहा 4 दिसंबर 2011 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने अप्रूवल दिया था कि वो इंडिया को यूरेनियम देंगे। हमारी अमेरिका के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था 2008 में, तो वो कह रहे हैं 2011 में ही हमको कह दिया था कि न्यूक्लियर यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया भारत को देगा, लेकिन यूरेनियम भारत आया क्या? मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूँ, ये किसी ने डाली हुई थी, वो हेडलाइन है 2010 की हेडलाइन है, राइट यू आर। 2010 की हेडलाइन जो है वो बता रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें ये यूरेनियम देने से साफ इनकार कर दिया। द हिंदू की हेडलाइन है ऑस्ट्रेलिया रूल्स आउट सेलिंग यूरेनियम टू इंडिया। डेट है इस पर 6 अप्रैल 2011 में बात हो गई थी ना। नहीं, इसको देखिए, जो जयराम रमेश कह रहे हैं और जो सरकार कह रही है, दोनों बातें ठीक है। यूरेनियम को लेकर जो अभी प्रधानमंत्री ने समझौता किया, जो साइन हुआ, वो सबसे बड़ा है यूरेनियम की सप्लाई को लेकर। लेकिन जब 2008 में न्यूक्लियर उसका एग्रीमेंट हुआ अमेरिका का, उसके बाद NPT को नहीं माना, ऑस्ट्रेलिया इस पर तैयार नहीं है। फिर जो गिलार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं वो 2010 तक नहीं था, 2011 में उन्होंने पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से इसको अप्रूवल कर दिया 2011 में, दिसंबर 2011 में। लेकिन उसके बाद भी 3 साल सरकार रही और ये सब काम ऐसे होते हैं, इतने लंबे समय तक कोई काम नहीं हुआ।
2014 में जब सरकार आती है नरेंद्र मोदी की सरकार, तो सितंबर 2015 में जी इस पर रिवाइव होता है सारा मामला, और एक छोटा शिपमेंट वहाँ पर 2017 में आता है। ओके। तो मई में सरकार बनी है 2014 में, और 2015 में उसका शिपमेंट आता है। तो कोई इतनी जल्दी फैसला तो इस सरकार से तो नहीं हुआ होगा, वो वहाँ हुआ। लेकिन उसके बाद भी 10 साल में कोई काम नहीं हुआ उस पर। ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही थोड़ा सा वो बना रहा है। इस हिसाब से न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर और यूरेनियम को लेकर मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा फैसला है। और इस समय मुझे लगता है कि उम्मीद होगी कि फाइनल हरी झंडी दे दी अब ऑस्ट्रेलिया फाइनल ने हरी झंडी दे कि दी और मिलेगा जी। मिलेगा। मैं तो ये देख और रहा था अब आएगा तो भी। कैसे आएगा भी। उसकी भी बारीकियों पर बात हो गई है। भाई ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा ना, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, अब तो उस पर बात हो हाँ, गई। वो बड़ा काम है। लेकिन पहले ये बात तो तय हो जाए ना कि भाई होगा कि नहीं होगा, इसलिए। लेकिन वो जो जयराम रमेश कह रहा, ऐसे तो सारे ही जितने शिलान्यास हुए कभी तो हुए ही थे। जय त्रिपाठी जी, किसका क्रेडिट है ये यूरेनियम आ रहा है भारत? तो अगर मैं कुछ देशों का नाम पढ़ता हूँ, ये अच्छा रहेगा। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, घाना, कॉन्गो, ब्राजील, पेरू, जाम्बिया, बोलिविया, नामीबिया, चिली, अर्जेंटीना, रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मतलब बड़ी लंबी लिस्ट है। और लास्ट में इसमें आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये सारे के सारे देश हैं जिनसे पिछले 24 महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार ने यूरेनियम और ऐसे रेयर अर्थ मिनरल के समझौते किए। कोई अगर कहता है नहीं, मैं इसीलिए इसी पे लास्ट में आया। भारत सरकार ने यूपीए के शासनकाल में कोई भी एक ऐसा समझौता नहीं किया। मनमोहन सिंह को ना कही गई थी, 11 में जो समझौता भी हुआ सिर्फ वो समझौता भर रह गया। उसके बाद कोई एक रत्ती उस मामले पर आगे नहीं बढ़े। और जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का रेयर अर्थ का अलायंस वो नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर अभी तैयार ऐसे ही उसमें भी कोई बहुत सारे देशों की लिस्ट में देख रहा था कि कितने रेयर अर्थ के लिए जो किया रेयर अर्थ वाले भी और बहुत सारे देशों ने सच बात यह है कि जब हम कहते हैं कि ये सब क्यों नहीं हुआ, जैसे अभी हम लोग, अच्छा आप ही तो कह रहे थे शायद ब्रेक में कि हमारे यहां क्यों कुछ नहीं मिलता, हम सब आयात से ही लेते हैं। हमारे यहां खोजा ही नहीं गया ना। आप सोचिए कि पिछले बजट में रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर बना, तमिलनाडु, ओडिशा, 4 राज्यों का है ना, वो बना, पहली बार हुआ है। हमारे यहां उन सारी चीजों को कई बार जिसको कहते हैं कि अलग सा प्रोटेक्शन देकर, अब हमारा ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट है, राजीव गांधी वहां चाहते थे स्विस बैंक की तर्ज पर एक बैंक बन जाए जहां लोग काला पैसा छिपाएं। ये सरकार चाहती है कि ट्राई सर्विस का एक बड़ा हब बने। दोनों में बड़ा फर्क है। और मैं फिर कह रहा हूं, जितने देशों का मैं नाम लिया कई छूट गए हैं, इनके साथ 24 महीने में समझौता। बहुत शॉर्ट में देखिए, जो न्यूक्लियर डील हुआ है सितंबर 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई है, तब विधिवत जो है वो यूरेनियम का डील हुआ है भारत को। कांग्रेस का दावा गलत है? कांग्रेस ने उस समय दावा गलत नहीं, उस समय इनिशिएशन हुआ था। में जो समझौता हुआ वो सरकार नहीं कर सकती ना, मोदी सरकार तो उसका ग्राउंड वर्क पहले हो, उसका ग्राउंड वर्क पहला हो गया।